सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की आप लोग सब मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्या कसम है ज़िंदगी का सच, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम से। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज एक और अपनी सच्चाई लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, जो मेरा बताना बहुत ज़रूरी था। कोई मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ससुराल पक्ष को बेनकाब कर रही हूँ, नहीं, मैं वो बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ आता है, जो किसी को नहीं पता। और ये बाहर अच्छे होने का नाटक करते हैं, और जैसे मैंने अकेले ये अपनी ज़िंदगी का दर्द अकेले झेला है। मेरे को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं करा, कि मेरे को किसी ने आंसू पोंछे हो, किसी ने मुझे सांत्वना दी हो कि भाई चल हम तेरे साथ हैं। नहीं, सबने तमाशे देखे। तमाशे के सबको तो प्रॉब्लम ये थी, चाहे मेरी मासियाँ ले लो, बुआ ले लो, आस पड़ोस ले लो, फ्रेंड सर्किल ले लो, और यहाँ तक कि मेरी बहन हिमानी अरोड़ा जी ले लो, यहाँ तक मेरी मम्मी भी, कि इसको मारने वाला पति क्यों नहीं मिला, इसको अय्यास जुआरी इस टाइप की जो सबकी जो एक बैड हैबिट्स होती है हस्बैंड के अंदर, वो क्यों नहीं मिला। जी हाँ, ये मेरे रिश्तेदार उम्मीद लगाते थे मुझसे, उम्मीद भैया जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो वो मिलेगा ना। और आज का टॉपिक है कि आपने मेरा वो टॉपिक देखा होगा कि मेरा क्या कसूर में ज़िंदगी का असर 56, जिसमें मेरी सास ने एक छोटे से हार्पिक के पीछे इशू बना दिया था। अब मैं आगे और बताती हूँ, मैं पूछना भी चाहती हूँ, ये स्पेशल मेरी सास रुमा बेरी जी के लिए भी है, और मैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ, मैं मेरी फैमिली से पूछना चाहती हूँ, जितनी भी इनकी मेरी फैमिली में भाई हैं, भाभियाँ हैं, ताई जी हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ मेरा क्या कसूर है इसमें, बताओ ना। मैं अपने जगह अच्छी हूँ। आप ये कहोगे हर एक लड़की अपने आप को अच्छा कहेगी, यस कहेगी, लेकिन मेरी सास से पूछो, मैं अपनी सास से पूछना चाहती हूँ, अगर वो मुझे सुन रही हैं, कि मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा था, क्या आपको लगता था कि मैं आपकी मनपसंद जो बहू होती है, जो जिस टाइप की बहुएं मिलती हैं, जिस टाइप की बहू एक उम्मीद करती है सास, क्या मैं उससे बिल्कुल हटके मिली? क्या मैं आपके मुकाबले में बिल्कुल बेकार मिली? आप बताइए ना मम्मी जी, आप बताइए मुझे मुझे समाज के सामने बताइए। आप मेरी पीठ पीछे तो बड़ी चुगली करती हैं कि भागकर आई है, काके से लव मैरिज करके आई है, मुझे पसंद नहीं है, जिसमें कि सब झूठ है। आप ये शादी आप ही की कराई हुई है, आप ही की पसंदीदा बहू, क्योंकि जब मुझे देखा गया था तब आपका लड़का सचिन बेरी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। आप ही ने मुझे सिलेक्ट किया था सिर्फ इस मकसद से कि इसका मकान भी खाऊंगी, दोनों बहनों से धंधा भी कराऊंगी, और माँ तो इनकी है ही पागल, राइट। आपने तो अपना मकसद पूरा कर लिया, लेकिन आपने किया क्या? आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मेरी बहन की भी। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं समाज से पूछना चाहती हूँ कि सास क्या ऐसी होती है। देखो, मैंने तो शादी से पहले सास का तो टॉपिक अपनी दादी से, अपनी फैमिली से, पड़ोसियों से सुना था कि सास एक ऐसी होती है कि जब आप दूसरे के घर जाओ वो अपने रीति रिवाज बताती है, पूजा पाठ बताती है, अपने नियम बताती है, अपना जो एक हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है घर के रिवाज वो बताती है, अपने पुश्तैनी बर्तन दिखाती है, अपने पुश्तैनी जेवर दिखाती है, अपने पुश्तैनी चीज़ों से मुलाकात कराती है, और उसको समझाती है कि आज ये मेरा है, कल मेरे मरने के बाद तेरा है, और मैंने इस चीज़ों को जीवित रखा है, तुझे भी मेरे जाने के बाद जीवित रखना है, राइट। यही होती है 90% सासें तो यही होती है। थोड़ी बहुत उसमें से और लगा लो तो थोड़ी सी झगड़ालू होती है, जो बहुत लड़ती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पतियों के बीच में पड़ जाती हैं, दरार डलाती है कि पति मारते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपनी बेटियों और दामाद की लगाव में रहती हैं, और बेटी और दामाद के ही चक्कर में अपना घर उजाड़ लेती हैं, अपनी बहू बेटों से उजाड़ लेती हैं। बेटी दामाद भी आजकल ऐसे हो गए हैं जो माता पिता के बीच में घुस के, भाई भाभी के बीच में घुस करके लड़ाई और झगड़े लगवाती हैं ताकि इनके घर में सुख और चैन ना रहे, राइट। ऐसे भी होती है। मैंने तो ये सब एक्सेप्ट माइंड में कर रखा था कि ऐसा ही मिलेगा मुझे परिवार। कहीं मेरी ननंद मुझसे लड़ेगी या मेरे जेठ देवर मुझसे लड़ेंगे, और हमारे एक जॉइंट फैमिली होगी, बच्चे होंगे, छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती है देवरानी जेठानी में, उसने काम नहीं करा, मैंने तो सुबह की रोटी बना ली थी, इसने रात की नहीं बनाई। मैंने तो ये परिवार सोचा था, और मैं शादी करके जाऊंगी तो मेरी सास अपने नियम समझाएगी, और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो वो मुझे डांट लगाएगी कि तू अकल नहीं है, ऐसे नहीं बनता था खाना, ऐसे नहीं, बल्कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ खाना बनाने में, ठीक। मैंने तो 12 साल में ही घर संभाल लिया था, तो मैं तो बहुत 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास खाना बनाने का। तो इस
क्या था मम्मी जी बताओ, मेरे में क्या कमी निकली आपको? मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मुझे तो लगता है कि आपके मेरी परिवार में मैं ही ज़्यादा पढ़ी लिखी आई हूँ, मैं ही इंटेलिजेंट आई हूँ, मैं ही समझदारी से घर चलाने वाली आई हूँ, मैं ही लेन देन। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी दोनों बहुएं जो हैं, मैं आप ही की फैमिली को ले रही हूँ, दोनों बहुओं में आप बताओ कौन सा अंजू भाभी पड़ी हुई है और कौन सा हेमा भाभी पड़ी हुई है और कौन सा आपके बेटे पड़े हुए हैं? आप बताएं ना। एक ड्राइवर के बच्चे ड्राइवर ही बनने थे, वो बस खुद ड्राइवर नहीं बन पाए तो ट्रेवल एजेंट बन गए, लेकिन तमीज़ किसी को नहीं है बोलने की। तो सोचो तो तुम्हारे बेटों के साथ वो कैसे गुजारा कर रही हैं ना। चलो बड़ी भाभी तो अंजू बेरी जी, जी हाँ, अंजू बेरी जी तो लव मैरिज करके आई है, जिसमें मम्मी डैडी और अन्य जो बेरी फैमिली में जो भी था कोई नहीं गया इनकी शादी में। सिर्फ राहुल बेरी जी की शादी में बेरी फैमिली से कोई नहीं गया था। और फिर जब ये शादी करके आ गए थे तो मम्मी ने इनकी डोली नहीं उतारी थी। जी हाँ, ये मुझे खुद बताया है मम्मी ने भी, और मुझे और भी समाज के लोगों ने बताया खड़खड़ी में कि मम्मी ने इनकी डोली नहीं उतारी थी, तो ये मजबूरन रात बिताने के लिए, सोने के लिए ये शांता ताई जी के यहाँ गए थे। वहीं शांता ताई जी वहीं रहती थी, सामने रोड क्रॉस करके खड़खड़ी में, आप जानते होंगे, अशोक बेरी ताऊ जी और शांता बेरी ताई जी। उन्होंने खुद इनकी डॉली उतारी है। तो अब सोच लीजिए ना, जब जिस रूमा बेरी जी ने अपने बड़े बेटे की डोली नहीं उतारी है, तभी तो वो उसकी बड़ी बहू को महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं, दिवाली पे, करवा चौथ पे दिए जाते हैं। हर चीज़ बहुत महंगी आएगी, मेरे लिए 500 की आएगी तो उसके लिए 5000 की आएगी, मेरे लिए अगर 1000 की आ रही है तो उसके लिए 20-20 हज़ार रुपये की गिफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, होटल जब इनके बनते हैं तो ये गिफ्ट देती हैं उनको। तो ये सब तुलना मैंने जब देखी तो कौन सी लड़की अंदर मन में गिले शिकवे नहीं करेगी अपनी सास से कि मैं आपकी पसंद की हूँ, धूमधाम से शादी करके आई हूँ, आपकी बरादरी की हूँ, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, और न जाने कितने मैंने कोर्स किए हुए हैं, हर चीज़ के मेरे पास डिप्लोमे हैं, सर्टिफिकेट है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। अगर आपको मेरे से जानकारी लेनी तो आप ले सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग ले लो, ब्यूटिशियंस ले लो, सिलाई कोर्स ले लो, कुकिंग कोर्स ले लो। जी हाँ, मैंने कुकिंग कोर्स भी किया हुआ है, सब कुछ मैंने, बहुत डांस, कथक, सब चीज़ सीखा हुआ है उसके बाद भी। और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, उसके बावजूद भी इस औरत ने मुझे इतना नीचा दिखाया जैसे मैं 5th क्लास की स्टूडेंट रही हूँ। और बड़ी भाभी को इतना सम्मान दिया जाता है इसलिए क्योंकि उसने बहू नहीं बनाया था इसको, वो इसके तय व्यापार में सपोर्ट कर रही थी, मम्मी के कहने पे चल रही थी, और इसीलिए मम्मी उसको महंगे महंगे गिफ्ट देती थी। मम्मी का सपोर्ट उसने पूरा किया है, तो मैंने नहीं किया, मैंने आवाज़ उठाई, अपनी जंग लड़ी, अपनी फाइट लड़ी, तो इसको मैं बुरी लगी हूँ। और अब मैं आपको बस पूछना चाहती हूँ, क्या किसकी सास ऐसी होती है? अभी आपको सास को मैंने बताया कि मैं ऐसी उम्मीद से आई थी, इससे अच्छा होता तो मुझे शांता ताई जी मिल जाती, तो मैं स्वीकार लेती ऐसी सास को, ऐसी माँ को। बहुत अच्छी, देखो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, दुनिया क्या कहती है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने जब भी वो मेरे से आमना सामना कहीं भी हुआ है, दिल खोल के आशीर्वाद दिया उन्होंने अपनी बच्ची को, और बहुत अच्छा व्यवहार है शालू दीदी और भावना दीदी का भी, सबका है, उनकी फैमिली में सबका व्यवहार मुझे अच्छा लगा। भले ये रूमा बेरी जी ताई जी की तो बहुत बुराई करती हैं। जी हाँ, ताई जी से मैं कहना चाहूँगी, ये वो औरत थी, जब मैं आपके यहाँ भागवत में आई थी तो इसने मुझे कहा था कि शांता ताई जी ने मुझे आटा नहीं दिया था अपनी चक्की में से, तो मैं थूकना पसंद नहीं करती उस औरत के। ये बहुत बेकार औरत है और हराम और चालू टाइप की औरत है। इसने, रूमा बेरी जी ने मेरे माइंड में ही भरा, मैंने जवान जोरी कर ली थोड़ी सी, मैंने कहा कि मेरे साथ जिस दिन करेगी, देखो वो तो ताई जी हैं, माँ हैं, बड़ी सास है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डांट लेंगी, मैं बुरा नहीं मानती, मुझे तो बड़ों का डांटना अच्छा ही लगता है कि कोई डांट रहा है तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी। लेकिन अननेसेसरी तो वो भी ऐसे नहीं करेंगी, वो मेरे को तंग करेंगी या कुछ बोलेंगी, क्योंकि मैं उनके साथ तो रहती नहीं हूँ। मेरी सास को प्रॉब्लम थी कि मैं आपके यहाँ भागवत में क्यों आ रही हूँ, तो वो मेरे को आपके खिलाफ इतना भड़काती थी, हिमांशु भैया के लिए उल्टा सीधा बोलती थी, और आपके लिए भी बोलती थी कि मैं तो थूका वहाँ चाटू, तू तो फिर भी वहाँ जा रही है। और आप ध्यान रखिए ताई जी, उस भागवत में जो आप पितरों की भागवत करा रही थी, उसमें आपकी बड़ी बहू अंजू बेरी नहीं आई है, ना राहुल बेरी जी आए, राइट? क्योंकि ये दोनों
रूमा बेरी जी के कहने पे चलते हैं। अब जो इनके रूमा बेरी जी के कहने पे चलेंगे तो उनकी तो रूमा बेरी जी से अच्छी है, क्योंकि एक थाली के चट्टे हैं ये, एक जैसे दे व्यापारी लोग। ठीक है, तो मैं हर चीज़ को देखती हूँ, सही क्या है गलत क्या है, मुझे किस में जाना चाहिए किस में नहीं, कौन मुझे सम्मान दे रहा है, मेरे लिए वो चीज़ ज़रूरी था। आप लोग मुझे प्यार करते थे, आपने मुझे सम्मान दिया, तो मैंने भागवत पे भी दिल जान लगाई वहाँ आने के लिए कि मेरे पितरों की भागवत हो रही है। तो आज आप रीज़न पकड़ लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि अंजू बेरी क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो रूमा बेरी जी के हर इस गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट थी। तो वो इन्हीं गलत कामों में वो सास वो एक जैसे थे, तो इसलिए वो बड़ी बहू बहुत अच्छी थी और मैं खराब थी। अब आ जाइए कि अब मैं क्या ऐसी भी ऐसी सास होती है, कौन सास ये करती होगी। देखो, बहू अपने घर में आ रही है, अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही है, कि समय पे खाना बना रही है, अच्छा अच्छा खाना बना रही है, घर को मैनेज कर रही है, साफ सफाई कर रही है, कपड़े धो रही है, कपड़े प्रेस कर रही है, हमारा नाश्ता पानी दुकान से आने से पहले सब चीज़ रेडी रख रही है, टोटल सब चीज़ रख रही है, जिसमें कि उस चीज़ में कमी निकाल ही नहीं पाती थी, कभी उस चीज़ को लेके इशू ही नहीं बना इसका कि तूने ये काम नहीं करा, ये नहीं करा। उसमें ये मुझे ये देखिए, आप सब समाज सुनिए, मेरे को भड़काती थी मेरी सास काके के लिए कि तू इसके कपड़े मत धोया कर। जब मेरी शादी हुई तो इनके यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं थी, मैं दहेज में लेके आई हूँ, क्योंकि मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती थी, तो मेरे पास अपनी मशीन थी, मैंने अपने कपड़ों धोए, अपने सबके धोने लग गई। तो मेरी सास ने मुझे सिखाया कि तू इसके कपड़े मत धोएगा। मैं कहाँ धो रही हूँ, मैं तो सर्फ डालती हूँ और उसमें मशीन में घुमा देती हूँ। कह रही तू प्रेस तो करके देती है ना, तू सारे धो देती है उसके सुबह, फिर उसके बाद तू उसको सुखा कर उसे प्रेस करके उसकी अलमारी में सेट करती है, ये मत करा कर। देखिए आप, अब सास तो ये कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, या फिर सास बहू को इस बात पे डांटती है भैया उसके कपड़े धो के प्रेस करके टांग देनी, तो आके चिल्लाएगा। अब आप मुझे बताइए गलती किसकी है यहाँ पर। सासें तो ऐसी होती है, भैया टाइम पे खाना बना ले, आके बोलेगा, टाइम पे ये कर ले, नहीं तो आके बोलेगा, तो उसको धुलेगा कपड़े नहीं देगी तो आके बोलेगा, फिर तुम दोनों में लड़ाइयाँ बजेंगी, फिर मुझे पसंद नहीं आएगा। ये मुझे कहती थी कि तू ये काम मत कर, तू ये काम मत कर, इसका काके का काम मत कर, लेकिन इसने मेरी को इतना भड़काया काका जी के लिए। पहले आपको बताया कि फोटो दिखाई गई थी कि ये लड़कियों से चक्कर चलाता है, अब यहाँ कपड़ों पे भी आ गई, इनने कहा यहाँ पे कर दो। तो क्यों करना चाहती थी आप समझो, कि अगर मैं मम्मी के कहने पे चलूँगी तो मम्मी की सास का तो प्यार ले लूँगी, लेकिन जब मैं घर के काम नहीं करूँगी तो पति को तो गुस्सा आएगा ना कि मैले कपड़े दे दिए, बिना प्रेस करे हुए दे दिए, टाइम पे तेरे कपड़े नहीं धुलते हैं, तू खाना कैसे बनाती है, सारा दिन रात कमा के लाओ तो वो चैन से खाना भी नहीं खा सकता, अच्छा खाना नहीं बना रही। इस टाइप की तो इशू बनते हैं पति पत्नी में। फिर क्या होता है, जब आपस में जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ होती हैं तो वो लड़ाइयाँ मजे कौन लेते हैं, घर के मेंबर और लोग, जैसे मेरी सास जैसी, कि जब ईशा और काके में लड़ाई बजेगी, काका इस पर चिल्लाएगा तो मैं मजे लूँगी कि आज लड़ाइयाँ हो रही है इनमें। ठीक, तो ये इश्यू बनाना चाहती थी, मैं समझ गई, क्योंकि देखो मैं उस घर से आई हूँ जहाँ मेरे घर में हर चीज़ के लिए संस्कारों में रखा गया था। मुझे ये सब बातें पहले ही ऑलरेडी सिखाई गई थी, कुछ बुआओं से, कुछ पड़ोसियों से, कुछ अच्छा मैं ऐसे पड़ोसियों के साथ भी नहीं बैठी, जैसे मेरी बहन बैठी है गंदे पड़ोसियों के साथ, मैं ऐसे पड़ोसियों के साथ भी बैठना पसंद नहीं करती थी कि जहाँ से मुझे कोई एक नेगेटिव थॉट्स मुझे मिले, नकारात्मक ऊर्जाएं मुझे प्राप्त हो और गलत कार्य मुझे मेरे कानों में जाए, गलत बातें मेरे कानों में जाए। तो मैं ऐसे लोगों को, जब मुझे लगता था कि ऐसे लोग हैं, तो मैं उनसे 2 मिनट की बातचीत राम राम करी, हालचाल पूछो, चल दिया आगे। अपने को तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद ना शुरू से थे ना है और आगे रहेंगे भी नहीं, अब तो और बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उस वक्त तो बचपना था, मैच्योरिटी आ गई है। तो मेरी सास ये सब सिखा रही थी। क्या ऐसी सासें होती है, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में तो लिखा करो आप, क्या ऐसी सासें होती है। बल्कि सास तो ये खुश होती है, मेरी बहू बहुत अच्छी आई है, टाइम पे कपड़ा धो देती है, प्रेस करके रख देती है अलमारी में, मेरे बेटे का कितना ध्यान रखती है, कितने अच्छे अच्छे नाश्ते बनाती है। चलो मेरे मरने के बाद तो घर संभाल लेगी, मुझे चिंता नहीं है, मेरा बेटा भूखा नहीं मरेगा, बहुत समझदार आई है, मकान की चाबी से मेरे मरने के बाद मिल जाएगी और मेरे घर को ये जिंदा रखेगी, हमारे पितरों का ही घर जिंदा रखेगी। ये पितरों का घर नहीं था, ये तो कहती थी मेरा तो ये अयासी का मकान है, जी हाँ। और ये कहती थी मुझे कि ईशा ये तो चमड़ी का जहाज है, घिसता कोई है, कितने भी आदमियों के साथ चला लो तो ये बस काके के साथ पड़ी रहे, ये तो चमड़ी का जहाज है। अरे तू सुबह एक बार कर लेगी, 2 बार कर लेगी, तीसरे को नहीं पता लगने का कि उससे पहले भी कोई तेरे साथ आदमी तुझे इस्तेमाल कर गया है। जी हाँ, इसके ऐसे वर्ड्स होते थे। मैं कैसे बोलूँ, मैं खुलकर तो बोल नहीं सकती,
कोई पर्सनली मुझसे मिले तो मैं इतना गंदी इसकी लैंग्वेज सुनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मीडियम में नहीं सुनाना चाहती, क्योंकि मेरे पता नहीं कोई मेरे पिता समान, मेरे भाई समान, मेरे बच्चे समान सब ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। मुझे ये जरूर कहा जाता था कि ये चमड़ी का जहाज है, वो वर्ड्स मैंने पहली बार सुने थे कि कितने भी इस पे सवारी बिठा लो, घिसती कोई है, घिसेगी, एक दिन जरूर घिसती है। जब परमात्मा की मार पड़ती है, जब कर्मों का दंड भोगना पड़ता है, तब एक गंदी घातक बीमारियों से जूझना पड़ता है, कैंसर जैसी चीज़ों से जूझना पड़ता है, कीड़े लग लग के सड़ता है, मरता है और गल के मरता है, और मौत भी मांगता है तो नहीं मिलती। जी हाँ, तब घिसती है ये चीज़, जब आपने जो कर्म आपने किए होते हैं। सॉरी, आप थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुलना चाहती हूँ, पर मैं मीडिया में नहीं खुलना चाहती, क्योंकि मैं वही लैंग्वेज सुनाना चाहती हूँ, वो ट्रांसलेशन करना चाहती हूँ, सेम वही कार्बन कॉपी की तरह, कि जो इन्होंने जिस लूज वर्डों में मुझे बोले हैं, जो मेरे कान में सेट है, मेरे दिमाग में सेट है, जो मेरे नहीं निकलते हैं, वो बिल्कुल नहीं निकलते हैं। मैं कभी भी अकेले में अगर उस वर्ड्सों को याद करती हूँ तो मेरी आवाज़ गूंजती है कानों में, ऐसा लगता है अभी भी बोल रही है मेरे आगे, और मेरी आँख से आंसू निकल जाते हैं। और पति का तो आपको मैंने हाल बताया ही है कि वो सपोर्ट नहीं था, और आपको ये भी बता दिया आज अंजू बेरी और राहुल बेरी जी की इतनी मान्यता क्यों है इनके नज़रों में, क्योंकि वो इनके साथ में थी, जिसमें कि उनकी डोली नहीं उतारी गई है, जिन्हें कि कभी स्वीकारा नहीं है बहू के रूप में मेरी सास ने। तो ये मुझे इस तरह से टॉर्चर करती थी, जो ये राहुल बेरी जी कहते हैं ना कि हमारी माँ सही है गलत है, जो भी आप सोच रखते होंगे, लेकिन उस घर में मैं रही हूँ 11 महीने और 12 साल रही है हेमा भाभी। आपकी बीवी तो एक दिन भी नहीं रही है, तभी तो आपकी बीवी मुझे कहती थी, अंजू बेरी जी तेरी औकात देख क्या है, तेरी तो 2 मिनट में मम्मी उतार देती है, मेरे आगे तो जुबान ऊंची भी नहीं कर सकती मम्मी। और जी हाँ, और यही रियल में था कि रूमा बेरी जी कभी भी अंजू भाभी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, बहुत मीठा बोलती थी। मुझे यही नहीं समझ आता था कि आखिर राज क्या है। राज यही था। अभी आप मुझे बताइए कि मेरी जो सास मुझे भड़काती थी कि इसके कपड़े मत धो, इसका खाना मत बना, लड़का दीवाना हो जाएगा, फिर इसका इतना फ़ैन हो जाएगा और इतना दीवानापन हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग कर करके खिला रही है, इतने अच्छे सब कुछ काम करके दे रही है, तो मेरा लड़का दीवाना हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, अगर लड़का इसकी पक्ष में हो गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी। इन दोनों को एक ही तो नहीं होना, इन दोनों में जब लड़ाइयाँ बजेगी तभी तो ये धंधे पे लगेगी ईशा, तभी तो ये चमड़ी का जहाज घिसवाएगी हमारे बीच में। तो इसने इतना टॉर्चर किया है कि लड़का दीवाना ना हो जाए, खूब लड़ाइयाँ बजे, आपस में बहू को इतना खिलाफ कर दो कि वो अपने पति का काम ना करे। तो मुझे तो लगता है अंजू बेरी भी मम्मी के कहने पे भाई साहब का काम नहीं करती थी, राइट। अब मुझे समझ आ रहा है। चलिए, ये तो आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, लेकिन मुझे क्यों तंग किया? तुम जो मर्जी करो, मुझे तो ना करो ना तंग। तुम लोगों ने तो मेरा जीना आराम करा दिया, मुझे ना तंग करते। और जिस तरह से मेरी सास के अंदर ना एक सास वाली बात भी नहीं थी, उसको इतनी इनसिक्योरिटी होती थी मुझे लेके कि वो सौतन जैसा व्यवहार होता है ना कि हाय मेरा, जैसे माँ कहती है हाय मेरा लड़का ले लिया, जैसे एक लड़की होती है ना हाय मेरा पति ले लिया, हाय उस डायन ने मेरा पति ले लिया। तो मेरी सास कभी ना काका की माँ बनी और ना मेरी सास बनी, वो क्या बनी, एक जैसे कहते हैं ना सौतन, वो सौतन टाइप का रूप निभा रही थी। मुझे तो मेरी माँ और मेरी सास लगभग सेम ही मिली, क्योंकि दोनों के इंटेंशन ही गलत होते थे मुझे लेके। यहाँ मेरी सास बोलती थी कि मेरा आदमी ले लिया, वहाँ मेरी माँ भी बोलती थी कि मेरा आदमी ले लिया। जी हाँ, मैं अपनी मम्मी के लिए भी बनाऊंगी एक टॉपिक कि मेरी मम्मी की भी सोच इतनी गंदी हो गई थी मेरे पापा और मेरे रिश्ते को लेकर के। तो उस ईमानदार पति के ऊपर वो एलिगेशन लगाती थी मेरी मम्मी। मेरे को तो सेम मेरी सास और मम्मी सेम मिले हैं। आगे वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपने यहाँ तक सुना, धन्यवाद। और सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का साथ। थैंक यू।